जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी हूँ चैनल पे आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रही होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ। क्योंकि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम डेट है काफ़ी करीब आ चुका है साथियों। और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 का तैयारी कर रहे हैं या फिर उनका एक टारगेट है कि संविदा शिक्षक वर्ग 2 के रूप में वे कार्य करना चाह रहे हैं, ये एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, उनको अभी से निरंतर प्रयास करते रहना होगा साथियों। क्योंकि एग्ज़ाम जो डेट है काफ़ी करीब आ चुका है, जो कि एमपीपीबी के द्वारा जो एग्ज़ाम डेट जो दिया गया था साथियों, वो दिया गया था 25, है ना? क्या दिया गया था? 25 अप्रैल 2023 दिया गया था, है ना? क्या क्या दिया गया था? 25 अर्थात 25 अप्रैल 2023 दिया गया था। और जो डेट है काफ़ी करीब आ चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी हाल ही में ऐसा कोई अ, यहाँ पे एमपीपीईबी के द्वारा एडमिट कार्ड को लेकर ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी अभी नहीं किया है। फिर भी हो सकता है कि ये जो एडमिट कार्ड है वो बहुत ही जल्द अपलोड हो सकते हैं। बस आपको अपने तरफ से तैयारी जारी रखना होगा। और हम यहाँ पे एम पी टी एट वर्ग 2 का अर्थात हम संविदा शिक्षक वर्ग 2 के पूरे क्लासेसों को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं साथियों। और आप लोगों को नोट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि आप अब बहुत बड़े बड़े बुकों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास में उतना समय नहीं है। इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स को देखना होगा और साथ ही साथ आपको बेसिक को भी कंप्लीट करते हुए चलना होगा। सो यहाँ पे आपको एक तो आपका बेसिक कंप्लीट होगा, दूसरी बात फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। और शॉर्ट नोट्स ऐसे हैं साथियों जिससे कि आपके जो रैंक है वो बहुत ही बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट पे काम करने वाले हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, जो पढ़ोगे उसके बाद में आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपको कितना याद है, या फिर आपका कौन सा टॉपिक से नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, या फिर कहाँ से नहीं आ रहे हैं, उन्हें आपको देखना होगा। और हम क्वेश्चनों का जो लेवल है बहुत हाई लेवल के यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे निश्चित होके पूरे क्लास को देखना होगा। साथ ही साथ अगर आपने पुराने क्लासेसों को नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार ज़रूर देखिए। आप संविदा शिक्षक वर्ग 2 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देखिएगा साथियों, तो आपको पूरे क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों क्लास की ओर। और अभी तक हमने यहाँ पे बहुत सारे क्लासेसों को देख लिया है और हमने बहुत ही अच्छे से देखा है साथियों। साथ ही साथ हम यहाँ पे जो इन क्लासेसों का आप लोगों को पीडीएफ देने वाले हैं, क्या इसका शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को मिलने वाला है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो क्लास गया साथी उसमें हमने ग्रहों के बारे में बहुत ही अच्छा से चर्चा किया और पूरे ग्रहों के बारे में बहुत ही डिटेल से आप लोगों को जानकारी दिया है साथियों। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए। इसके बाद में हम यहाँ पे आज के क्लास में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उल्का पिंडों के बारे में। उल्का पिंडों के बारे में, है ना? उल्का पिंडों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सो उल्का पिंड की अगर हम बात कर सकती हूँ, है ना? उल्का पिंड की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, सो उल्कापिंड जो है, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे चमकीली धारी के रूप में देखते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। और जो कि आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है, सॉरी क्षण भर के लिए दमकती है या चमकती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या होती है? चमकती है। ठीक है, क्षण भर के लिए चमकती है। ठीक है, और कैसे हो जाती है? लुप्त हो जाती है। क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है, तब इसे टूटना, यानी तब इसे टूटता हुआ तारा कहा जाता है ना। तब क्या होता है? तब इसे टूटता हुआ तारा कहा जाता है। सो यदि उल्का की अगर मत कर सकती, उल्कापिंड की अगर मत करें, सो उल्का क्या होता है? यह चमकीली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है और क्षण भर के लिए चमकता है और उसके बाद में कैसे हो जाता है? लुप्त हो जाता है। इसलिए इसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद में उल्कापिंड जब पृथ्वी से टकराता है, पृथ्वी से क्या होता है? टकराता है, तो पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त अर्थात हम कह सकते हैं लोनार झील जैसा, महाराष्ट्र में जो है लोनार झील जैसा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लोनार झील जो कि कहाँ? महाराष्ट्र में, ये भी आपको याद रखते हुए चलना होगा। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगला पॉइंट की अगर हम बात कर चाहते हो, सो यदि हम यहाँ पे धूमकेतु की अगर हम बात करें तो धूमकेतु जो है, धूमकेतु की एक जो है सौरमंडल की कैसा है? सौरमंडल का आपको याद रखना है कैसा है? सौरमंडल के
छोर पर बहुत ही छोटे छोटे, सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों अरबों पिंड विद्यमान होते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रहण होता है। इसमें लगभग, यानी कि इनकी जो संख्या साथियों लगभग कितनी है, इनकी जो संख्या है लगभग कितनी है, कितनी है, 1 लाख, सॉरी कितनी है, 1 लाख, 1 लाख है, जिनसे 650, यानी कि कितने हैं, 650 को हम ज्ञात कर चुके हैं। और धूमकेतु जब घूमते हैं, यानी कि धूमकेतु जब सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं, है ना, सूर्य के नज़दीक पहुंचते हैं, तब गर्म होकर कैसे हो जाते हैं, गर्म होकर गैस का प्रसारण होने लगता है, इनके साथ में गैस का प्रसारण होने लगता है और पुच्छल तारे के, यानी पुच्छल तारे के रूप में आ जाते हैं, जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है। और जो आकाश में लंबी चमकदार सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में यह दिखाई देता है, ठीक है, चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है, जिसे धूमकेतु, यानी कि धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को कैसे चमकीला बना देती है, यानी कि सूर्य की किरणें इसकी गैस को कैसे चमकीला बना देती है, तथा ये जो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूरी, यानी कि दूर होती दिखाई देती है, ठीक है। तो सौरमंडल के छोर पर हमने क्या क्या देखा, सौरमंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड यानी कि पिंड होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर यह गैस धूल का संग्रहण होता है। इसमें लगभग कितना, लगभग 1 लाख से भी अधिक, कितने, लगभग 1 लाख, यानी कि इनकी जो संख्या लगभग 1 लाख है, और जिसमें से 650 को हमने ज्ञात कर लिया है। और धूमकेतु जब धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंचती है तो गर्म होकर गैस का प्रसार करने लगता है और पुच्छल तारे का निर्माण हो जाता है, यानी पुच्छल तारे के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे पुच्छल तारा कहते हैं। और जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है, जिसे धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। और क्योंकि सूर्य की किरणें इसके गैस को, यानी कि सूर्य की किरणें गैस को चमकीला बना देती है, और धूमकेतु की जो पूंछ होती है साथियों हमेशा सूर्य की ओर, यानी कि सूर्य से दूर ही दिखाई देती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है, हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल होता है 76, कितना, 76 वर्ष होता है। और यह अंतिम बार कब दिखा था, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कब दिखा था, अंतिम बार दिखा था 1986 को दिखा था, कब, 1986 को दिखाई दिया था। अगली बार ये कब दिखाई देगा, 1986 को दिखा था, और अगली बार कब देगा, तो 1986 प्लस अगर हम करें तो 2062 में दिखाई देगा। तो इससे पहले कब दिखा था, 1986 में दिखा था, अर्थात ये कितने, 76 वर्ष के यानी कि 76 वर्ष में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये धूमकेतु कितने, 76 वर्ष में दिखाई देता है। और धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय जो है निश्चित होता है, कैसे निश्चित होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे धूमकेतु में हमने क्या क्या देखा साथियों, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है। हेली नामक जो धूमकेतु है ना, क्वेश्चन, हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है, परिक्रमण काल कितना होता है, 76 वर्ष होता है, 76 वर्ष होता है। और यह अंतिम बार कब दिखा था, सो 1986 को दिखा था। और नेक्स्ट अगला कब दिखेगा, सो नेक्स्ट अगला आपको दिखाई देगा साथियों, नेक्स्ट अगला दिखाई देगा ये कब, 2062 को, ठीक है, कब, 2062 को दिखाई देगा। इसको भी आपको नोट करते हुए चलना होगा। और धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता, फिर भी यह लौटते, यानी कि निश्चित समय पर ही लौटता है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे हम चर्चा करें। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यह उपग्रह, अगर मत करें उपग्रह ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, तथा अपने ही ग्रह के साथ में सूर्य, यानी अपने ही ग्रह के साथ में सूर्य भी, यानी कि सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं ग्रहों के साथ में, यानी कि अपने ग्रहों के साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और ग्रहों की ही बातें उनकी भी अपनी एक चमक, यानी कि ग्रहों की बातें इनकी भी अपनी एक चमक नहीं होती है, अतः ये भी सूर्य के प्रकाश
से ही प्रकाशित होते हैं और ग्रह के समान उपग्रह का भ्रमण पथ भी यहाँ पे परवलयकार होता है और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रह है? आपको याद रखना है, एक बुध और एक कौन सा? शुक्र है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है ना, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और सबसे अधिक उपग्रह किसमें है? शनि में है। किसमें? सबसे अधिक उपग्रह शनि में है, जो कि 82 है, ठीक है। किसमें है? शनि में है। सबसे अधिक उपग्रह शनि में। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है, ठीक है। कौन सा है? चंद्रमा। ये आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट की हम बात कर सकते हो। चंद्रमा में सबसे यानी कि चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। पृथ्वी के मध्य यानी कि पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है इसकी? पृथ्वी के मध्य की दूरी है साथियों 384.365 किलोमीटर, ठीक है। और यही पृथ्वी की अगर बात कर सकते हो, पृथ्वी की जो पृथ्वी की अधिकतम दूरी है यहाँ पे 4,06,000, ठीक है। 4,06,000 है किलोमीटर है, ठीक है। यहीं पे पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की हम बात कर सकते हो। इसका जो पृथ्वी का न्यूनतम दूरी है 6,64,000 किलोमीटर, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन की अवधि जो होती है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं 11.47 सेकंड, ठीक है। यहाँ कितना दिन लगता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा का वायुमंडल में चंद्रमा की वायुमंडल कैसी होती है? अनुपस्थित है। और इसका जो व्यास है 3 हम कह सकते हैं 3,476 है, ठीक है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट आपको क्या रखना है? चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में अगर बात करें तो पृथ्वी के अनुपात में कितना होता है? ये होता है 1.1 अनुपात कितना? 81.30, 1 अनुपात 81.30 जो है पृथ्वी का जो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका जो घनत्व जो है 3.34 है, ठीक है। और घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष की अगर मत कर सकते हो तो 0.608 होता है। और चंद्रमा की सतह का जो आदर्श भाग कितना होता है? 0.41, अर्थात 41% होता है। और चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की जो ऊंचाई कितनी है? 35,000 फीट होती है, ठीक है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसी के बाद में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे सुपर मून की, ठीक है। सुपर मून क्या होता है साथियों? सुपर मून की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी औसतन दूरी होती है साथियों 3,84,000 किलोमीटर होती है। चूँकि चंद्रमा पर यानी कि परवलयकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और इसी कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की जो दूरी बदलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सुपरमून की वह स्थिति है जहां चंद्रमा पृथ्वी के निकट यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। इसे पेरिज कुल मून भी कहा जाता है, ठीक है। पेरिज कुल मून भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें यानी कि इसमें चंद्रमा जो है 14% ज़्यादा बड़ा है, 14% ज़्यादा बड़ा है एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। कितना? 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। यही 27 सितंबर 2015 को विश्व में अनेक भागों में सुपरमून चंद्रमा की परिक्रमा देखी गई, जिसमें सुपरमून चंद्र ग्रहण दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। और ऐसा सन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। यही पे बात कर सकते हैं ब्लू मून की। ब्लू मून क्या होता है? एक कैलेंडर यानी कि एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो जाते हैं तो वो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद ब्लू मून कहलाता है ना। जब एक कैलेंडर में माह में जब 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद दिखाई देता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। और इसे यानी कि इसका नीले रंग का कोई संबंध नहीं होता है। और वस्तुतः इसका मुख्य कारण ये है साथियों कि इसमें पूर्णिमा के बाद अंतराल का जो समय होता है वो 31 दिन से कम होता है। ऐसा हर
वर्ष में होता है तथा जुलाई 2015 में ब्लू मून की स्थिति देखी गई थी। जनवरी देखी गई थी। जनवरी 2018 में ब्लू मून की स्थिति देखी गई थी। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून का होता है, वो उसे ब्लू मून ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के बाद में लगातार 4 बार चंद्रग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। ब्लड मून की संख्या भी दी जाती है। और 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को ट्रेटा भी कहा जाता है। सो इस पॉइंटों को आपको याद रखना चाहती हूँ कि यदि 4 बार चंद्रग्रहण अगर बात करें, चंद्रग्रहण की अगर बात करें, चंद्रग्रहण अगर 4 बार होता है तो इसे कहा जाता है, 4 बार अगर होता है तो इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। और 4 बार चंद्रग्रहण होता है तो क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना है। तब सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक ना पहुंच पाने के कारण पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून तारा कहा जाता है। ठीक है, और चंद्रग्रहण दुर्लभ परिघटनाओं के कारण यानी कि दुर्लभ परिघटना है। और सामान्यतः 3 चंद्रग्रहणों में से एक पूर्ण चंद्रग्रहण की घटना होती है। ठीक है, एक घटना होती है। किसी स्थान पर एक दशक में 4 से 5 ग्रहण की खगोलीय परिघटनाएं घटित होती हैं। कितने? 4 से 5 परिघटनाएं घटित होती है। ठीक है, और पूर्ण चंद्रग्रहण श्रृंखला का पहला चंद्रग्रहण जो कि 14 से 15 अप्रैल 2014 को, दूसरा 7 से 8 अक्टूबर 2014 को, और तीसरा हुआ था साथियों 4 अप्रैल 2015 को हुआ था। और 4 अप्रैल 2015 को सदी का सबसे छोटा पूर्ण चंद्रग्रहण लगा था। ठीक है, इसी के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे साथियों ज्वार भाटा। ठीक है, तो ज्वार भाटा क्या होती है इसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो ज्वार भाटा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ज्वार भाटा सामान्यतः अगर हम देखें सकते हैं तो ज्वार भाटा क्या होता है? यह सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर में क्या होता है? सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? शक्ति के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। और दूसरे उत्पन्न तरंगों की ज्वारीय तरंगे कहलाती है। ठीक है, तथा विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटाएं की जो ऊंचाई पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो कि सागर की गहराई एवं सागरीय तट की संरचना तथा सागर के खुले होने या बंद होने पर आधारित होती है। यद्यपि सूर्य चंद्रग्रहण से बहुत बड़ा होता है, यद्यपि यहाँ पे सागर के खुले होने के कारण बंद हो जाता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण की जो अपेक्षा चंद्रमा की यानी कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है साथियों, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगना है ना। सूर्य की आकर्षण शक्ति से चंद्रमा की आकर्षण शक्ति कैसी है? दुगनी है। और इसका कारण यही है साथियों कि सूर्य का चंद्रमा यानी कि सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से अधिक यानी कि पृथ्वी से दूर होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ साथियों कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही सागरी जल के ऊपर में कैसे होता है? उठाव उठने लगता है या गिरने लगता है। ठीक है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। इसके यानी कि इससे उत्पन्न तरंगों को क्या कहा जाता है? ज्वारीय तरंगे भी कहा जाता है। और विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा सागर के क्या होता है? सागर के खुले हो जाएंगे यानी कि खुले होने के बाद खुले होने या बंद होने पर आधारित होती है। यद्यपि सूर्य ग्रहण में बहुत बड़ा यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, यद्यपि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है कैसी शक्ति का जो प्रभाव है दुगना है। ठीक है, इसी कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से कैसे होती है? दूर होती है। ठीक, 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा होती है। कितने? 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा होती है। और जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो उस समय सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बल के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे जो कि चंद्रमा और पृथ्वी कैसे एक ही सीधी में होती है। क्या होती है? चंद्रमा और पृथ्वी एक ही से बहुत बड़ा होता है,
ये आपने देख लिया। 24 घंटे में स्थान 2 बार ज्वारभाटा उत्पन्न होती है जब सूर्य एवं पृथ्वी तथा चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होती है। तो इस समय इनकी जो सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वारभाटा का यहाँ पे अनुभव किया जाता है। यद्यपि यह स्थिति सीजी कहलाती है और ऐसे यानी कि पूर्णमासी एवं अमावस्या को ही होती है। इसके विपरीत जब सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे से विपरीत होता है और फलस्वरूप निम्न ज्वारभाटा का अनुभव यहाँ पे किया जाता है। और ऐसी स्थिति में कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में सप्तमी और अष्टमी को देखा जाता है। एवं लघु ज्वार सामान्यतः ज्वार यानी कि सामान्य ज्वार से कितना 20% नीचे एवं दीर्घ ज्वार जो होता है 20% ऊंचा होता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। चंद्रमा, पृथ्वी और जो सूर्य है कैसे एक सिद्ध में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखना है कि पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थिति भाग का चंद्रमा की आकर्षण बल के कारण ही ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर यानी कि चंद्र विमुख भाग पर ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को असंतुलित करने के लिए अब यानी कि अब केंद्रीय बल का शक्तिशाली होना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते साथियों कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण व केंद्रीय बलों के कारण उत्पन्न ज्वारभाटा क्या होती है। तो अगर हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि अब केंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद में ज्वार आना चाहिए, किंतु यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका कारण यही है कि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष कैसा गतिशील होना और कनाडा के न्यू ब्रांसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित एक फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक लगभग कितना है 15 से 18 मीटर होती है। ठीक है, कितना 15 से 18 मीटर होती है, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं और नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहती है यहाँ पे कि ज्वार जबकि हम भारत की अगर बात कर सकते हैं भारत के अनोखा तट मात्र कितना 2.7 मीटर में स्थित है। ठीक है, इसी के बाद में इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वारभाटाएं आती है। ज्वारभाटाएं आते हैं। ठीक है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों तक पहुंचते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम बात कर सकते हैं नदियों को बड़े जलाशयों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। और टेम्स और हुगली नदी के प्रवेश करने वाली ज्वार धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन को कोलकाता पूर्ण रूप से यानी कि महत्वपूर्ण रूप से पतन बन सकते हैं। और नदियों द्वारा लाए गए अपवाद यानी कि लाए गए अवसाद भाटा के साथ ही बहकर समुद्र में चले जाते हैं तथा इस प्रकार डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है और जल विद्युत के उत्पादन हेतु भी ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और फ्रांस व जापान में ज्वारी ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत केंद्र स्थापित भी किए गए हैं तथा भारत में खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी इसके विकास की एक अच्छी संभावना है। ठीक, ज्वारभाटा से उत्पत्ति की कल्पना यहाँ पे की जा सकती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो कि कब दिया था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कब 1687 में दिया गया था। और यहीं पे नेक्स्ट अगला हम बात कर सकते हो लाप्लास है ना, लप्लास का जो गतिक सिद्धांत जो है सन 1755 में दिया गया था। यही द्वेल का जो प्रगामी सिद्धांत की अगर बात कर सकते प्रगामी तरंगता का सिद्धांत 1838 में दिया गया था। और यही एरी का नहर सिद्धांत जो कि कब 1842 में दिया गया था, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते सकते हो चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देख सकते हो चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की, ठीक है, सो क्या होता है
यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं फास्ट में, ठीक है। सो चंद्रग्रहण क्या होता है साथियों, जब पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों है ना, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से ही मिलती है, ठीक, ये फिक्स है। इसके बाद में पृथ्वी से चंद्रमा है ना, पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है, एक भाग ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति, पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान होती है तथा पृथ्वी पर चंद्रमा का घूर्णन प्रकाशित भाग महीने के केवल एक बार अर्थात यानी कि पूर्णमास को ही दिखाई देता है। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, अतः चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस अवस्था यानी कि इस अवस्था को अमावस्या अवस्था यानी कि अमावस्या कहते हैं, इस अवस्था को अमावस्या कहते हैं। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति या व्युति या फिर सिजियंगी कहते हैं, और जिसमें युति सूर्य ग्रहण की स्थिति में वह एम व्युति चंद्रग्रहण की स्थिति में होता है, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको याद रखते हुए चलना होगा। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, पृथ्वी जो है सूर्य और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, तो कौन सा होता है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। उसी स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। कब होता है, हमेशा पूर्णिमा को होता है, हमेशा कब होता है, हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। ये आपको याद रखना है, हमेशा पूर्णिमा को होता है, ठीक है। ये आपको याद रखते हुए चलना होगा। और चंद्रग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को ही होता है, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको याद रखना होगा, पूर्णिमा को होता है। इसी के बाद में सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में क्या आएगा, चंद्रमा आ जाए, ठीक है। और यही जो होता है, पृथ्वी तथा सूर्य का प्रकाश न पड़ने पर चंद्रमा की परछाई पड़े, अर्थात सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होती है। तो प्रत्येक अवस्था में सूर्य ग्रहण एवं पृथ्वी यानी कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रग्रहण लगता है। और परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं। तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण क्या होता है, अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता है। इस वर्ष में अधिकतम 7 बार चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आपको नोट करते हुए चलना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबसे पहले आपको पूरे क्लासेस को कंटिन्यू देखना है, इसके बाद में अच्छे से देखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चन देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन कितने दिए गए हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए गए साथियों, टोटल ब्रह्मांड के क्वेश्चन है। उसके बाद में आंसर शीट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने आज ब्रह्मांड का लास्ट क्लास को कंटिन्यू किया साथियों। सो यहाँ पे हमने ब्रह्मांड के पूरा यहाँ पे पूरे फैक्ट को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया, और बहुत ही अच्छे लेवल से हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। और बहुत सारे जो ऐसे जो पॉइंट थे साथियों, उनको नोट करते हुए हमने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है ना, नोट करते हुए यहाँ पे दिखाया है, ठीक। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आपका एमपी संविदा शिक्षक का अगर टारगेट है साथियों, सो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक
जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो क्लासेस है साथियों, संविदा शिक्षक के पूरे क्लासेस मिलने वाले हैं और सीक्वेंस के हिसाब से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को नोट्स फ्री में मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये नोट्स ऐसे हैं साथियों जिससे कि क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं पुनः आप लोगों को डेट याद दिला देता हूँ साथियों, क्योंकि 25 जो है 25/04/2023 इसका एग्ज़ाम डेट दिया गया था MPPEB के द्वारा, है ना, जो कि 25 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। समय बहुत कम है और इन्हीं बहुत कम समय में भी हम यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। बस सही डायरेक्शन में आपको आपका एनर्जी लगाना है और आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले धमाकेदार क्लास में, तब तक जय हिंद।